नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर कोने की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से मोहम्मद शबाब, देहरादून से सुनील, नवप्रभात, कानपुर से अमित गंजू और मेरठ से निखिल अग्रवाल जुड़े हुए हैं। ये उन खबरों के बारे में बताएंगे जो आज का एजेंडा बन सकती हैं, आज बड़ी हो सकती हैं। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हम आपको बताएं, कानपुर से हमें मिल रही है। वहां पर कानपुर के जोही थाना पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का नाम निजामुद्दीन बताया जा रहा है, जो बाबूपुरवा का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। कहा जा रहा है कि मोबाइल लूट की सूचना पर पुलिस की 2 बदमाशों से भिड़ंत हो गई। वहीं मुठभेड़ में एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। मुठभेड़ के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। थाना क्षेत्र में एक मोबाइल की सूचना पे थाना प्रभारी जूही और चौकी इंचार्ज द्वारा श्याम पैलेस के पास में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जूही नहरिया की तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार आ रहे थे। संदिग्ध प्रतीत होने पर उनके रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा रोकने पे वो भागने लगे। घेराबंदी का प्रयास किया। अपने आप को घेरता देखते हुए उन्होंने पुलिस पे फायर किया, जिसमें आत्मसुरक्षा पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। तो इस खबर पर अपडेट लेते हैं। पहले कानपुर ही चलते हैं। अमित गंजू हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए राजन, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 19 पुलिस की मुठभेड़ अपराधियों से हुई है। ये 19वां एनकाउंटर था, जिसमें अगर हम पुलिसिंग की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह में ये दूसरा था। इससे पहले ही सेम इसी तरह का सीसामऊ का एक अपराधी था, जो पिछले 3 साल से पुलिस के लिए सरदर्द बना था, जिसको सीसामऊ पुलिस ने घेराबंदी करके उस पर। अगर हम जूही की बात करें तो जूही नहरिया पर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये बाबूपुरवा का स्टेशन किसी फिराक में है। निश्चित तौर पर पुलिस ने घेराबंदी की, और घेराबंदी में क्योंकि शातिर अपराधी था, क्योंकि इससे पूर्व की अगर बात करें 2016 की हम बात करें, 2009 की बात करें, तो दोनों में पुलिस को चकमा देख के भागने में कामयाब रहा। मगर इस बार शायद वो स्वयं तैयारी से था और इंस्पेक्टर जूही भी तैयारी से थे। उन्होंने एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई, 2 फायरिंग हुई उधर से की गई और पुलिस की तरफ से भी दो फायरिंग की गई, जिसमें उसकी राइट पांव के थाई में गोली लगी है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच जो उसका सपोर्टर था, जिसके पास एक और असला था, जो पुलिस बता रही है कि वो वहां से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी कट्टा और उसके साथ कुछ कार्ट्रिजेस भी बरामद किए गए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, जो इसका सहयोगी एक था, उसको अब पुलिस कब उस तक पहुंचेगी, क्योंकि वो टीम का मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या जूही पुलिस उस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाती है कि नहीं, और इसको पकड़ने के बाद जिस प्रकार से इसने जो लूटें की हैं, उसमें कई लूटें इसने कबूली भी हैं। अब क्या चीजें जब वो कोर्ट में पेश होगा ठीक होने के बाद, तो और भी चीजें उभर के सामने आएंगी। जी ठीक है, कुछ और बड़ी खबरों के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल आपने इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी दी। वापस रुख करते हैं लखनऊ का। चलेंगे मोहम्मद शबाब के पास और उनसे जानेंगे कि आज की बड़ी खबरें क्या हो सकती हैं लखनऊ में, पूरे अवध क्षेत्र में। बताइए शबाब। और राजेंद्र, देखिए आज 2-3 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर चर्चाओं में बनी रहेंगी, जिनमें सबसे पहली जो खबर है वो नव वर्ष को लेकर के है। चूंकि आज जो 31 दिसंबर है, लिहाजा पार्टी और जश्न का माहौल है। इसको लेकर के डीएम की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। इस पर दिन भर नजर रहेगी, क्योंकि शहर जो है वो पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। जिस तरह से देवरिया जेल में लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर को ले जाकर पिटाई करने और उसकी साथ मारपीट करने और उसकी तमाम जमीनों को और कंपनियों को अपने नाम लिखवाने का मामला सामने आया है। इस पर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब कर ली है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तीसरी जो बड़ी खबर है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व बड़े नेता और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव से जुड़ी हुई है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव आज राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर के उनको ज्ञापन सौंपेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, जिसकी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक शबाब, अभी हम चलेंगे देहरादून सुनील नवप्रभात के पास। वो बताएंगे कि उत्तराखंड में आज क्या विशेष रहने वाला है। बताइए सुनील।
राजेंद्र, आज यहाँ पर जो त्रिवेंद्र रावत सरकार है उसकी इस साल की अंतिम कैबिनेट बैठक है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और खासकर नए साल के मौके पर होने जा रही इस बैठक से बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं। करीब 1 दर्जन प्रस्ताव इस बैठक में होंगे, तो बहुत सारे निर्णय इसमें लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, उसको देखते हुए भी इस बैठक के बहुत सारे फैसले ऐसी संभावना जताई जा रही है कि किए जा सकेंगे। कैबिनेट बैठक पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा आज भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में होने जा रही है। 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल समेत भाजपा के तमाम सांसद, विधायक और जो भी मोर्चे हैं उनके पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक भाजपाइयों का जमावड़ा आज राजधानी में लगेगा और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से भाजपा का रोड मैप होगा, जनता तक किस तरह से पार्टी की रीति और नीतियों को पहुंचाया जाएगा, इस पर गहन विचार विमर्श होने की संभावना है। तो इस बैठक पर भी हमारी कड़ी नज़र रहेगी, पल पल की नज़र रहेगी कि आखिर भाजपा का जो मंथन शिविर हम कह सकते हैं इसे जो होगा, उसमें क्या कुछ कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा, ये हम जनता तक पहुंचाएंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात रहेगी कि नए साल का ये अंतिम 2018 का ये अंतिम दिन है। आज लोग नए साल के जश्न में पूरा धून सरोबार रहेगा। तो नज़दीक में ही मसूरी है, मसूरी में भी व्यापक तौर पर नए साल की जश्न की तैयारियां की गई हैं। इसमें किस तरह से सुरक्षा इंतजाम होंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं मैनेज होगी, इसको लेकर भी राजेंद्र आज हमारी नज़र रहेगी। ठीक है सुनील, अब हम मेरठ चलते हैं और आप मेरठ में निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि मेरठ में क्या विशेष है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बड़ा क्या हो सकता है। बताइए निखिल। देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कई खबरें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन न्यूज 18 की जिन खबरों पर नजर आएगी वो सबसे बड़ी ठंड से जुड़ी हुई है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी का तापमान लगभग 0 के आसपास चला गया। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। बिजनौर की बात करें तो 0.2 डिग्री सेल्सियस है। यानी आप सोच सकते हैं कि कितनी हाड़ कपा देने वाली ठंड वेस्टर्न यूपी में इस समय पड़ रही है। साथ ही साथ पाला भी पड़ रहा है, जो फसलों के लिए काफी नुकसानदेह है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ का जो पाला पड़ रहा है वो दलहन, तिलहन, आलू, मटर की फसलों के लिए खास तौर पर नुकसानदेह है। यानी किसान परेशान है, किसान अपने सिर पर हाथ रख के बैठे कि आखिर उनकी फसल का क्या होगा। वहीं गेहूं जो किसान बो रहे हैं वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पाला उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। यानी गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन आम जो जनजीवन है वो ठंड से कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गया है। जो नॉर्मल रूटीन है वो काफी शिथिल हो गया है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है। और जो गरीब लोग हैं जो रात को मेहनत मजदूरी करके रात से छुपाने की जगह ढूंढते हैं, उनके लिए काफी परेशानी है, क्योंकि रैन बसेरों की हालत काफी खराब है। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो नए साल से जुड़ी है, क्योंकि नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वेस्टर्न यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ चाहे आम शहर की बात करें तो वहां भी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। यानी पीके उधम मचाने वालों की खैर नहीं है। वहीं सीसीएस यूनिवर्सिटी में भी यही अलर्ट जारी किया गया है। अगर किसी छात्र ने कोई भी ऐसा आपत्तिजनक दृश्य फरमाया तो वहां भी कार्रवाई होगी। यानी सीसीएसयू के वीसी ने साफ कर दिया है कि कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं शहर में भी अलर्ट है। नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी सड़क पर पीके ड्राइव करने वालों की खैर नहीं है, हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है और कोई भी न्यूसेंस करने वालों की खैर नहीं है। जी शब। ठीक है निखिल, आप कह रहे हैं कि नए साल का जो जश्न है वो बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और ये लगभग हर जगह है। अमित के पास एक बार फिर से चलते हैं और उनसे समझते हैं कि कानपुर और पूरे कानपुर क्षेत्र में आज बड़ी खबर क्या रह सकती है। बताइए अमित। देखिए राजन, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर साल का ये आज आखिरी दिन है और हर आदमी 2019 के लिए अपनी दोनों बाहें फैलाए उसका स्वागत करना चाह रहा है, क्योंकि जो बीता वर्ष आज अब से कुछ घंटे बाद क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है वो चला जाएगा। तो और नए साल के स्वागत के लिए कानपुर के लगभग 88 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और 17 से ज़्यादा होटल्स में पार्टीज का आयोजन किया गया है। और कई जगह, अगर हम चर्च की बात करें, चर्च के अलावा कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कई ऐसे ऑफिसेज हैं जिनको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। नव वर्ष के जगह बंटिंग्स लगाई जा रही हैं, बैलून्स लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आज ईयर का 18th का आज लास्ट डे है
है और उसके बाद 19 का जब शुरुआत होगी, उस शुरुआत के दौर को अच्छे से उसका हो, उसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई। कानपुर के जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया, तो कई रॉक एक्टर्स आ रहे हैं, कई डांसर्स को बुलाया गया, कई जगह थीम तैयार की गई। कानपुर की में 3 ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जहां मुंबई और अहमदाबाद से कुछ जो ट्रूप्स आ रहे हैं वो पूरा अपना प्रदर्शन करते, यानी कुल मिला के। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा है कि प्रशासन ने भी अपनी अब कमर कसी। अगर हम पुलिस और प्रशासन दोनों की बात करें तो 17 वीडियो कैमरामैन की डिप्लॉयमेंट किया गया है जो एसीएम्स और डिप्टी एसपीज के साथ रहेंगे। 10 o'clock के बाद किसी प्रकार का कोई डीजे, कोई शोर नहीं सड़कों पर होना चाहिए। इसके लिए अभी 3 दिन पहले ही यहाँ पुलिस लाइन में मीटिंग हुई थी, एसएसपी ने एडीजी के नेतृत्व में पूरी मीटिंग हुई थी। साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए, नए साल का स्वागत शालीनता से, सभ्यता से, फूहड़ता को दरकिनार करते होनी चाहिए, जिसके लिए प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। लेकिन 10 बजे के बाद डीजे और सड़कों पर 3 बाइक्स पर अगर घूमेंगे तो उनका नया साल निश्चित तौर पर जेल में मनाया जाएगा। और इसके लेकर आज 4 o'clock के बाद से पूरी टीम्स अपर नगर मजिस्ट्रेट और डिप्टी एसपीज जो जोन्स में, जिस प्रकार से पूरे 9 डिप्टी एसपीज और एसीएम 6 तक, इन लोगों को एक एक जो इनके काउंटर पार्ट है उनके साथ लगाया गया। इसमें कानपुर शहर का मेन मैटर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8-9 बजे के बाद लोग, एक तो ठंड का है, एक तो पाला गिर रहा है, जहां एक और तापमान 3 डिग्री तक न्यूनतम हुआ, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण के लिए समस्या नहीं है। लेकिन शहर में पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन रईसजादों को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि पुराना इतिहास अगर कानपुर का देखा जाए 2017 का, 2016 का या 2014 का, तो अच्छा इतिहास नहीं रहा है। रात भर लोग शराब के नशे में धुत रहते हैं, जम के तांडव होता है। और अब जब से हुक्का का एक ट्रेंड चला है, हुक्का और बार्स का, जब डीजे का, नाइट डिस्कोथेक्स का काम चला है, तो निश्चित तौर पर अब पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या वाकई उन रईसजादों पर अंकुश लगा पाती कि नहीं। इस पे भी हमारी पूरी रात नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा के अलावा जो बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र है, चाहे उसमें महोबा की बात करें, बांदा की बात करें, चित्रकूट की बात करें, ललितपुर की बात करें, झांसी की बात करें, अन्ना जानवरों से किसान के साथ साथ लोग भी अब बहुत परेशान है। जहां एक और किसानों की पूरी फसलों को खराब किया जा रहा है, तो किसान इसके लिए बैरिकेटिंग कर रहा है। परिवार का एक एक सदस्य लाठी डंडा लेके अपने खेतों में बैठता है, क्योंकि आलू और खासकर जो इस वक्त जो फसल है उसकी फसलें नष्ट हों, उसका विशेष ध्यान रखा गया। इसी कड़ी में पुलिस के एडिशनल एसपी ने एक नई अनूठी पहल की है कि जो अन्ना जानवर हैं उनके सिंग्स पर स्टिकर, फ्लोरोसेंट स्टिकर लगाया गया है, जिसे रेडियम स्टिकर कहते हैं, ताकि सड़कों पर अगर वो टहलें तो उनकी सिंग के माध्यम से लोग जो अपनी रफ्तार में या कोहरे की रफ्तार से किसी तरह गाड़ी बचा के चलाते हैं, इन अन्ना जानवरों से बच के रहें और इनके सिंगों पर जो फ्लोरोसेंट लाइट्स है उससे शायद हादसे ना हो सके। निश्चित तौर पर एक अच्छा स्टेप उठाया गया, क्योंकि हमेशा नेगेटिविटीज नहीं होनी चाहिए। ये पॉजिटिव पहली बार बांदा पुलिस ने वो किया। अब कितना ये सार्थक होता है, कितने बैलों को ढूंढ पाते हैं, कितने अन्ना जानवरों को ढूंढ पाते हैं, ये भी एक मुहिम है। मुहिम क्या वाकई चल पाएगा, लोग इस पे सहयोग करते हैं कि नहीं, किसानों को इससे कितना फायदा होगा, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा ठंड को लेकर जहां लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं कि ठंड से कोई किसी की मौत नहीं हो गई, वहीं फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो गरीब मजदूर की ठिठुर के मौत हो गई। ये सबसे बड़ी दुखद खबर है आज की। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कागजों में जरूर अलाव जला रहा है, कागजों में कंबल बट रही है, मगर कंबल उनको बट रही है जो मार्केटों में जाके इन कंबलों को बांट रहे हैं, यानी नीडी आदमी तक इसकी मदद नहीं पहुंच पा रही है। और दुख की बात है, उसकी मौत के बाद ना तो लेखपाल वहां पहुंचा उस गांव में और ना ही एसडीएम पहुंचा। उसका शव कई घंटे तक वहां पड़ा रहा। उसके सूचना देने के बाद पुलिस के कांस्टेबल के माध्यम से उसे पोस्टमार्टम हाउस बिठाया गया। तो कहीं ना कहीं एक गरीब की मौत से हो सकता है जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को फर्क ना पड़ा हो, लेकिन ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी अब अपनी कुंभकर्णी नींद से जागना चाहिए और लोगों की जिंदगी के प्रति सजग रहना चाहिए। जी राजेंद्र। ठीक है अमित, बहुत सारी खबरें हैं जिस पर आपकी नजर रहने वाली है आज दिन भर, लेकिन कानपुर से ही एक खबर हमारे पास है। वहां पर मामूली से विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसके बाद दोनों पक्षों में सड़क पर जमकर मारपीट हुई है। घटना फीलखाना थाना इलाके के मॉल रोड पर हुई है। इस दौरान पुलिस वहां से नदारद दिखी, मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों ने मारपीट की घटना का वीडियो भी बना लिया और वही वीडियो आप देखें। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, पुलिस गायब थी और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया, वो वीडियो बनाते रहे तमाशबीन। कानपुर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये मामूली सा विवाद था जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जश्न मनाएंगे मध्यरात्रि के बाद भी, इसलिए जाहिर सी बात है सब कुछ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो हम अपने सहयोगियों के पास चलते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में बातचीत करते हैं। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं, शबाब के पास। शबाब, लखनऊ सूबे की राजधानी है और जाहिर सी बात है वहाँ पर
राजधानी में एक तो उन युवाओं की तादाद भी हमने ज़्यादा देखी है जो सेलिब्रेटरी मोड में रहते हैं इस न्यू ईयर ईव पर, तो इस बार भी ऐसा दिखाई दे सकता है। और यही ठीक उलट वहाँ के प्रशासन के लिए उतनी बड़ी चुनौती भी होगा। क्या तरीके हैं उनके पास इसको मेंटेन करने के, उसको बैलेंस करने के लिए? शबाब। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ चूँकि शहर की, प्रदेश की स्टेट कैपिटल है, लिहाजा यहाँ पर जश्न की भी तैयारियां जो हैं वो बड़े लेवल पे हैं। और राजेंद्र, लगभग सभी बड़े होटल्स, बड़े लाउंज, बड़े मैदान जो हैं वो बुक हो चुके हैं, जहाँ पर अपने अपने तरीके से जश्न की तैयारी हैं। बहुत सारी सेलिब्रिटी आज शाम को लखनऊ में परफॉर्म करेंगी और इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कल जिलाधिकारी से भी हमारी बात हुई थी इस बाबत। उन्होंने कहा है कि रात के 10 बजे के बाद डीजे के बजने पर प्रतिबंध है, लिहाजा उस पर भी इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव पर खास नजर यातायात पुलिस की रहेगी। इसके लिए स्पेशल जो है वो चौकसी बढ़ा दी गई है। शाम को पुलिस वालों की तादाद ज्यादा सड़कों पर नजर आएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने आयोजन की परमिशन ली है जिला प्रशासन से, वहां पर जहां बड़े आयोजन हो रहे हैं वहां पर खासतौर से उन आयोजन स्थलों के बाहर पुलिस की मुस्तैदी नजर आएगी, गश्ती होती रहेगी। और देर रात तक चूंकि जश्न चलता है, लिहाजा किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बहुत खास तौर से इंतजाम किए गए हैं। और 10 बजे के बाद इंडोर जो है वो आयोजनों को परमिशन दी गई है। कोई खुले तौर पर कहीं पर भी आयोजन नहीं कर पाएगा, किसी भी तरीके के डीजे को नहीं बजा पाएगा। जो भी 10 बजे के बाद आयोजन होंगे वो इंडोर होंगे। उसके लिए ध्वनि प्रदूषण का पैमाना भी तय कर दिया गया है। अब देखिए, बातें तो डीएम साहब ने बहुत सारी की हैं, इनमें से वो कितनी चीजों को इम्प्लीमेंट करा पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो ऑल गुड है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दिखता क्या है जमीन पर, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। बहरहाल देहरादून चलते हैं। सुनील, खबर है कि नेशनल गेम्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो क्या खबर है आपके पास, क्यों ऐसा है? बिल्कुल राजेंद्र, औली जो विश्व स्तरीय ढलानें जहां मौजूद हैं, स्कीइंग के लिए एक बेहतरीन स्थल औली माना जाता है। लास्ट ईयर भी बर्फबारी न पड़ने के कारण, बेहद कम बर्फबारी के कारण यहाँ पर जो नेशनल गेम थे वो स्थगित कर दिए गए थे और नेशनल गेम्स नहीं हो पाए। इस बार उम्मीद जताई जा रही है, फरवरी माह आयोजन का समय रखा गया है। और नवंबर में हालांकि बर्फबारी हुई, लेकिन अभी जो सूचनाएं वहाँ पर आ रही है, कृत्रिम बर्फ बनाने का भी वहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन ये भी आशंका लगातार बनी हुई है कि यदि मौसम थोड़ा बहुत भी प्रतिकूल होता है तो फरवरी में जो विंटर्स गेम, वहाँ पर शीतकालीन खेल प्रतियोगिताएं जो वहाँ पर होंगी, उन पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी कि आखिर जो औली में इतनी बेहतरीन विश्वस्तरीय ढलानें मौजूद होने के कारण राजेंद्र करीब 1300 मीटर लंबी और 400 मीटर चौड़ी यहाँ पर स्कीइंग स्लोप है, जिनको कि विश्व स्तर में एक उत्तम दर्जे का स्कीइंग स्लोप माना जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर कम बर्फबारी होने के कारण वाकई बहुत निराशाजनक है, बहुत निराशाजनक है, क्योंकि इसके लिए वर्ल्ड फेमस है औली जो है। आगे बढ़ते हैं, मेरठ चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं कि वहाँ पे नए साल के जश्न को कैसे ले रहा है प्रशासन और कितनी बड़ी चुनौती है और क्या कर रहा है प्रशासन वहाँ पर, बताइए निखिल। देखिए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वेस्टर्न यूपी में बड़ा जश्न मनाया जाता है। आप चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या मेरठ की बात करें, मेरठ की अगर हम बात करें तो वहां पर भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा होटल फुल है, जहां पर आयोजन रखा गया है। कई को परमिशन मिली है, कई को अभी तक परमिशन नहीं मिल पाई है, जो इसकी जद्दोजहद में लगे हुए कि किसी तरीके से परमिशन मिल जाए और वो एक मोटा मुनाफे के साथ नए साल का जश्न रख सकें। वहीं युवाओं में भी खासा क्रेज है इन जश्न पार्टीज में जाने के लिए, क्योंकि कई अलग अलग थीम्स में ये पार्टीज रखी गई हैं और वहां पर जाने के लिए बड़ी तादाद में लोग टिकट्स ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने उन पर सख्ती भी कर दी है कि कोई भी हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या फिर ड्रंक एंड ड्राइव के जो भी मामले आएंगे उन पर सीधे कार्रवाई होगी। एडीजी जोन ने भी अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर जो भी ऐसी हरकतें करता पाया जाएगा, जो भी न्यूसेंस क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। शहर में चेकिंग का दौर जारी है, लगातार जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर चेकिंग जारी है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में अभी एनआईए ने रेड भी किया था, तो इसको लेकर भी पुलिस और प्रशासन जो है वो सख्ती से निपटने की तैयारी में है कि कोई भी ऐसी घटना अगर सामने आती है या कोई भी ऐसा तत्व सामने आता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। फिलहाल
तैयारियां पूरी है, नए साल का आगाज होने वाला है और ऐसे में युवाओं में भी जोश है, पुलिस प्रशासन भी सख्त है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नए साल में मेरठ को भी कई सौगातें मिलने वाली है। अगले 2 महीने के भीतर आपको नजर आएगा कि करीब 100 करोड़ की योजनाएं मेरठ में कार्यान्वित होती नजर आएंगी। जो टूटी सड़कें हैं वो बनेंगी और जो नाली खड़ंजे टूटे हैं वो भी। नए साल पर मेरठ वासियों को ये सौगात मिलेगी और वो इसका लाभ उठा पाएंगे। अमित, आप बता रहे थे कि रात के 10 बजे के बाद खुले में जश्न नहीं होगा और ऐसी ही रिपोर्ट शबाब भी दे रहे हैं लखनऊ के जिलाधिकारी की ओर से कि उनकी तरफ से भी ऐसी ही व्यवस्था है। और क्या खास है वहां पर कानपुर में, अमित? राजेंद्र, निश्चित तौर पर जाने वाले साल को सलाम, आने वाले साल का स्वागत के कंसेप्ट पे लोग तमाम जगह ऐसी होल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। बाय बाय 18 वेलकम 19 करके तमाम होल्डिंग्स, बैनर कुछ लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स पे लगाए। तो निश्चित तौर पर लोग इसके लिए प्रिपेयर हैं। जिस प्रकार से मेरे सहयोगी शबाब बता रहे थे, यूथ्स को लेके ड्रिंक एंड ड्राइव वाला कंसेप्ट है, उसके लेके भी यहाँ ब्रीप्टर मशीन्स कुछ लाई गई हैं। उन लोगों के लिए अब खैर नहीं है आज के लिए, कम से कम जो शराब पीकर ये भूल जाते हैं कि लोगों की जिंदगियां कीमती हैं और उनकी जिंदगी कितनी कीमती है, क्योंकि शराब पीने के बाद शायद उनकी इस चीज का होश नहीं रहता है कि वो क्या कृत्य कर रहे हैं। उन पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। और उसके अलावा जिस प्रकार से मैंने आपको पहले आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को, लाखों दर्शकों को बताया कि कानपुर में जितनी जगह ये आयोजन हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रदेश में आज कानपुर में आयोजन है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा प्रशासन कहना है। सबसे ज्यादा चाहे होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हैं, लॉज हैं, हुक्का बार, जाहिर सी बात है। इसलिए भी अमित, जो कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन दावा कर रहा है कि कानपुर में सबसे ज्यादा इस तरह के आयोजन है, इसलिए चुनौती भी उतनी ही बड़ी होगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। आज का एजेंडा हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे आज का एजेंडा।